हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपके फिर से छोटे से परिवार टीम फिजिक्सिया में। बच्चों, एज़ पर कमिटमेंट हम लोग सेशन नंबर आज 4th कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फिज़िक्स बताने जा रहा हूँ। आपको बच्चों याद होगा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर दोनों में क्रम से मैकेनिक्स को पार्ट 1 पार्ट 2 करके ख़त्म किया। मैकेनिक्स के टर्म्स को समझने की कोशिश की चित्रों के माध्यम से। इसी प्रकार बच्चों, इससे पिछले वाले टर्म पर हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को भी समझने की पूरी कोशिश की, छोटे छोटे टर्म्स को। आज का टारगेट हम लोग एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव ऑसिलेशन, इन सब के बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑसिलेशन का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में डिफरेंसेस क्या क्या है, स्टेशनरी प्रोग्रेसिव में क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम समझेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इन सेशंस की इम्पोर्टेंस ये है कि आप में से जो भी बच्चे विशेष करके क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन की रीडिंग स्किल जिनकी नहीं अच्छी है, या सब्जेक्ट खुद से मेहनत करके सेल्फ स्टडी करके इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी क्लास को और अच्छा बनाना चाहते हैं, कहीं भी वो क्लासेस कर रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो भी भाषा फिजिक्स की लिखी है वो हमें समझ आनी चाहिए। और समझने का उद्देश्य है कि हम जैसे ही शब्दों को पढ़ें उसकी एक तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए। सो इमेजिनेशन पावर शुड बी वेरी स्ट्रांग, सो दैट आप प्रश्नों को पढ़ने के बाद अच्छे से समझ सकें, और जब आप समझ पाएंगे तभी क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समय लेंगे, 18-20 पॉइंट हैं, उनको फटाफट से डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। शब्दों में फ़र्क है, बट मैं वाइब्रेशन से इसलिए समझा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली समझना बहुत आसान है। तो किसी सबसे आसान तरीका हमारी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में, आप जानते हैं कि हमारा शरीर, हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन जिस पंपिंग मशीन की वजह से होता है, दैट इज़ हार्ट। और हार्ट भी एक निश्चित सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, पंप करता है। तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन शब्द का मतलब है यदि कोई वस्तु अपनी जगह पर रखे लेफ्ट राइट, अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसा मोशन करे। मैं रिपीट करूंगा, कोई वस्तु अपनी जगह पर रखे लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड या अप डाउन मूवमेंट करे, इस प्रकार के मूवमेंट को कंपन, वाइब्रेशन। और अगर ये वाइब्रेशन एक निश्चित समय अंतराल में हो रहा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो इसे ऑसिलेशन की संज्ञा दी जाती है, राइट। इसमें आपका हार्ट का पंप करना भी एक प्रकार का ऑसिलेशन या वाइब्रेशन है। गिटार के तारों को छेड़कर छोड़ने पर भी उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनका कंपन करना, ये भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन है ना। और वाटर सरफेस के ऊपर भी एक विशेष प्रकार का म्यूजिक चलाने पर इनके पार्टिकल्स का अप डाउन करना, ये भी एक प्रकार का कंपन है। किसी ओवरब्रिज से जब हैवी व्हीकल्स निकलते हैं, भारी वाहन निकलते हैं, तो इस ब्रिज का अपने फिक्स अर्थात निश्चित स्थान, निश्चित अवस्था से अप डाउन, हालांकि ब्रिज अपनी स्थिति नहीं छोड़ता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, बट फिर भी हैवी एनर्जी की वजह से ये अपनी पोजीशन के हल्का सा लेफ्ट राइट वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, ऑसिलेट करता है ना। तो इन शब्दों का मतलब बहुत गूढ़ मतलब नहीं समझना, बट हमें शब्द पढ़ते ही मन में कल्पना आनी चाहिए। तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन शब्द का मतलब किसी फिक्स पोजीशन से दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे गति करना है। इसके बाद अब आते हैं थोड़ी सी और गहरी टर्मिनोलॉजी में, जिसमें आपको पीरियडिक मोशन समझना है। तो पीरियडिक का मतलब ऐसा कोई भी मोशन जो अपने आप को निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट करे। सबसे बेहतरीन उदाहरण उसका घड़ी है। घड़ी की सेकंड वाली सुई हो, चाहे मिनट वाली सुई हो, चाहे घंटे वाली सुई हो, ये सभी अपने पाथ को एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती हैं। और जितने टाइम के बाद वो इसे रिपीट करती हैं उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और इस प्रकार के मोशन को जो निश्चित टाइम पीरियड के बाद होता है उसे पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे सेकंड वाली सुई का पीरियडिक मोशन 1-1 मिनट के अंतराल में रिपीट होता है, 60 सेकंड। मिनट वाली 1 घंटे में अपनी यात्रा फिर से रिपीट करती है, 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो पीरियडिक मोशन का मतलब है कि जब भी कभी कोई बॉडी एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, फिक्स टाइम इंटरवल में अगर अपनी यात्रा को बार बार रिपीट कर रही, सो इट इज़ अ पीरियडिक मोशन। और जितना रिपीट करने में टाइम लग रहा है वही टाइम पीरियड है। अब ये मैंने आपको समझाया कि टाइम पीरियड क्या है। हालांकि आप इसको चाहें तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, क्या कि कोई बॉडी अपनी यात्रा को ये इस प्रकार की तस्वीर आनी चाहिए। ये किसी एसएचएम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें शब्दों का मैं बहुत नाम नहीं लूँगा, रीजन
जिस पोजीशन के ऊपर नीचे बॉडी वाइब्रेट करती है हम उस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। जैसे बेहतरीन एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम अपनी जिस इस पॉइंट के, हालांकि सब चीज़ों का आगे एक्सप्लेनेशन आएगा, जिस पॉइंट के अबाउट लेफ्ट राइट करता है वो मीन पोजीशन है। और पेंडुलम ऑसिलेट करते हुए, कंपन करते हुए मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ट्रेवलिंग कुछ ऐसे होती है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, इस प्रकार की ट्रेवलिंग। और इस प्रकार की ट्रेवलिंग को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, राइट। और ये ऑसिलेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होता रहता है, फिक्स टाइम के बाद, गई अभी कुछ देर बाद आएगी, ये आई, ऐसे करके। और आगे चलते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, रिपीट, एक कंपन कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। देन इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? तो फ्रीक्वेंसी शब्द का मतलब होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उल्टे। कैसे? एक कंपन करने में, एक वाइब्रेशन करने में जितना समय लगेगा वो टाइम पीरियड है। और एक सेकंड में, रिपीट करता हूं, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन हो जाएंगे वो फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो एक ऑसिलेशन में, एक कंपन में जितना समय वो है टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने कंपन वो है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज, देन इट इज, अब इसमें थोड़ा सा ऑसिलेशन के और चित्रण को समझिए। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, ये सब समझने की बात आती है। तो इसे समझने का बहुत आसान सा अच्छा सा तरीका है। जैसे आई हैव सम एग्जांपल, लाइक मेरे पास मान लीजिए, मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से विजुअलाइज करा सकता हूँ, थोड़ा समझाने की चेष्टा कर सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये इस बेल्ट के हुड का ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब बच्चों, ये कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के लेफ्ट राइट इस बेल्ट को ऑसिलेट करना है, कंपन करना है। तो ये हो गई मीन पोजीशन। जिस पॉइंट के लेफ्ट राइट कंपन होता है, ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, हम उसे कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ऐसा बिंदु भी है जिस पर सारे फोर्सेस बैलेंस होते हैं और बॉडी चाहे तो रुकी रह सकती है। तो किसी मीन पोजीशन पर रखी बॉडी को अगर हम हल्का सा डिस्टर्बेंस दें तो बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक जाएगी, एक्सट्रीम से मीन आएगी, फिर मीन से एक्सट्रीम जाएगी, फिर मीन आएगी। और इन 4 स्टेप को मिलाकर एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन या एक कंपन बनता है। इन 4 स्टेप में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और एक ऑसिलेशन एक फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। एक कंपन एक फ्रीक्वेंसी, 2 कंपन 2 फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम ऐसे समझें तो जिस पॉइंट के इधर उधर वाइब्रेशन होने हैं, कंपन होना है, बॉडी को दौड़ भाग करनी है, उसे मीन पोजीशन कहते हैं। बॉडी एक तरफ जितना मैक्सिमम जा सकती है उतना ही दूसरी तरफ भी मैक्सिमम जाएगी। यानी मीन पोजीशन के दोनों तरफ यात्रा सिमेट्रिकल होती है। बस इधर की तरफ अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो इधर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर प्लस एक एक्सट्रीम पोजीशन है तो इधर माइनस एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। तो किसी बॉडी का मीन पोजीशन से जरा बहुत खिसकना इज डिस्प्लेसमेंट, एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? अब यहां पर एनर्जी की बातें समझाएगी, बट मैं इसे आगे आने वाले फोटो में समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा। अब जैसे यहां एम्पलीट्यूड, वही बात है कि चाहे आप लेफ्ट राइट करके एम्पलीट्यूड समझ लो, चाहे अप डाउन करके एम्पलीट्यूड समझ लो, कि मीन पोजीशंस के अपर साइड मैक्सिमम लेवल तक जाना, जहां तक बॉडी जा सकती, बंधी रहे, बॉडी मोशन छोड़ के भाग ना जाए। बॉडी किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंधी है तो गई वापस, इधर गई वापस, इधर गई वापस। तो बॉडी कंपन के दरमियान, ऑसिलेशन के दरमियान अपनी मीन पोजीशन, जीरो लेवल पोजीशन से जितना मैक्सिमम अप या मैक्सिमम डाउन जा सकती है वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। जितना मैक्सिमम लेफ्ट या मैक्सिमम राइट जा सकती है वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है दैट इज पीरियड या टाइम पीरियड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब पहले समझें, दरअसल एक ऑसिलेशन में जितने सेकंड का टाइम लगा, जितना टाइम लगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड,
इट इज टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन, जितने कंपन, जितने वाइब्रेशन, है ना, जितने ऑसिलेशन, उसे हम लोग, जो 1 सेकंड में जितने कंपन, जितने वाइब्रेशन, जितने ऑसिलेशन, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक छोटी सी बात और समझिए, कोई बॉडी ट्रांसलेट होगी, खिसकेगी, सरकेगी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल होगा। और कोई बॉडी अगर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करेगी, चक्कर लगाएगी, सर्कुलर मोशन करेगी, रोटेट होगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बातें होंगी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, एंड ओनली फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू ट्रांसलेटरी मोशन। इज इट क्लियर? तो ऑसिलेशन होने में, कंपन होने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड, पर सेकंड जितने कंपन होंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सीधी सीधी है तो फ्रीक्वेंसी, गोल गोल है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक अच्छी बात आपको और बताऊं, इन फ्यूचर आप समझेंगे कि जब भी कभी कोई डेटा केवल फ्रीक्वेंसी नाम से है, और मान लीजिए इसमें हम एंगल, तो एक चक्कर में टोटल एंगल रेडियन के टर्म्स में 2 पाई होता है, तो जब भी कभी लीनियर डेटा में 2 पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर डेटा बन जाता है। लीनियर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन फ्यूचर आप वेव में एक चीज देखेंगे कि एक वेव की जो लेंथ है, हालांकि हम ऐसे कहते हैं कि एक टाइम पीरियड में वेव द्वारा चली गई लेंथ या डिस्टेंस, इसे वेवलेंथ कहते हैं। 1 मीटर में जितनी वेव है उसे हम लोग वेव नंबर कहते हैं, वेव नंबर। और वेव नंबर में जब 2 पाई का मल्टीप्लाई हो जाता है तो बन जाता है एंगुलर वेव नंबर। तो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लीनियर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड लीनियर वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बराबर एंगुलर वेव नंबर। थोड़े थोड़े टर्म ऐसे भी समझने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं बेटा, कंजर्वेशन एक ऐसा पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ, जैसे मैकेनिकल एनर्जी लिखा हुआ, इस बात का देखिए, कंजर्वेशन शब्द का मतलब ही होता है हिंदी भाषा में संरक्षण, सुरक्षित रखना, सेफ रखना, बचाए रखना, खर्च न करना, कंजूसी दिखाना। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, और अब अगर ये बॉडी अपनी इस फिक्स पॉइंट यानी मीन पोजीशन से पहले राइट जाती है, फिर वापस आती है, फिर लेफ्ट जाती है, फिर वापस आती है, तो किसी बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से राइट जाना, अच्छा मैक्सिमम जितना राइट जा सकती है, किसी पॉइंट तक जा सकती है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो कोई बॉडी मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना राइट जा सकती है, मैक्सिमम जितना लेफ्ट जा सकती है, तो किसी बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम लेफ्ट या मैक्सिमम राइट जाना, इट इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रही है ना। और जितना चल कर गई है, दिस इज एम्पलीट्यूड। अब समझना क्या है, जब किसी बॉडी को कोई एनर्जी दी और बॉडी में मान लीजिए वाइब्रेशन या ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया, तो बॉडी में एनर्जी का परिवर्तन स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे मेरे हाथों में है मस्कुलर एनर्जी, और अगर मैं हाथों को रगड़ दूं तो कन्वर्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। मैंने ताली बजाई, इट इज कन्वर्जन ऑन साउंड एनर्जी। गेटिंग? तो बस ऐसे समझिए कि जब तक आपका पेंडुलम या जो बॉडी ऑसिलेट करने वाली है केवल लटक रही है, तो इस वक्त इसके पास कोई एनर्जी नहीं। जैसे आपने इसको ठूंसा मारा, जैसे आपने इसको ऑसिलेट करने के लिए फ्री किया, तो आपने इसको दी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी लेकर ये भागी 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 यहाँ तक जैसे जैसे पहुंची, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने की वजह से रफ्तार कम 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 रुक गई। रुक गई मतलब यहाँ पर रुकना, रुकने का मतलब नो काइनेटिक एनर्जी। तो फिर जनाब हमने जो एनर्जी दी थी वो गई कहाँ? इसका मतलब वो एनर्जी किसी अन्य स्वरूप में यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, और वो स्वरूप है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का। पोजीशन की वजह से बनने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी पेंडुलम को मीन पोजीशन पर दी गई काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब जब बॉडी वापसी मारेगी तो फिर से यही पोटेंशियल एनर्जी जो इस वक्त मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, अब फिर से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन रफ्तार में होगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा, बॉडी बड़ी तेज से यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते पोटेंशियल खत्म हो जाएगी और सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दी गई काइनेटिक का यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शून्य होना और मैक्सिमम पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाना। उल्टा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ तक आते आते मिनिमाइज हो जाना, जीरो हो जाना, और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमाइज हो जाना। मतलब एक्चुअल मोशन इज लाइक दिस, धीमा 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 धीमा, तेज 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 तेज, ऐसे।
तो धीमा 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 का मतलब हो गया काइनेटिक कम होती जा रही, पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। और तेज 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 का मतलब हो गया पोटेंशियल कम होती जा रही, काइनेटिक बढ़ती जा रही। तो एनर्जीज का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक एनर्जी दूसरे में बदल रही, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रही, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रही। इस प्रकार का जो लेन देन होता है, इसमें एक अच्छी बात होती है कि टोटल एनर्जी अगर 100 है तो वो 100 कभी पोटेंशियल के फॉर्म में पहुंच जाएगी, काइनेटिक खत्म हो जाएगी, तो कभी वही 100 काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी, पोटेंशियल खत्म हो जाएगी, बट दोनों का सम 100 है, 100 रहेगा। तो टोटल एनर्जी का यात्रा में बिना डिस्टर्ब हुए केवल स्वरूप बदलते रहना ही कंजर्वेशन कहलाता है। और मैकेनिकल शब्द का यहाँ मतलब है मशीनरी संबंधी जितने भी सिस्टम हैं उसमें दो ही पॉइंट्स आते हैं। पोजीशन की वजह से आता है डिस्कशन पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, और दौड़ भाग की वजह से जो डिस्कशन आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी का। तो कुल मिलाकर दो ही टाइप ऑफ एनर्जी है, पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी, दौड़ भाग काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, बहुत छोटा सा पॉइंट है, जब भी आप किसी बॉडी को ऑसिलेट कराते हैं तो बॉडी अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के बाद जिस खिंचाव की वजह से, रिकवरी फोर्स की वजह से, इलास्टिक एफर्ट की वजह से वापसी मारती है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। कि मान लीजिए हमने अपने हाथ को ऐसे किसी ने ऐंठ दिया, इसके बाद हाथ हमारा अगर सीधा हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स, और वो हमने जो एफर्ट करके अपने हाथ को वापस ओरिजिनल शेप पर ला दिया, दिस इज रिस्टोरिंग एफर्ट, पुनः उसी अवस्था में जाने का प्रयास। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज डैम्ड ऑसिलेशन। हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं रह गया नीट के, बट कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि अगर कोई कंपन ऐसा है जिसके एम्पलीट्यूड घटते चले जा रहे हैं, एनर्जी लेवल घट रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कमरे में आप सिंपल से पेंडुलम को ऐसे खींच कर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे धीमा 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 रुक गया। इसका मतलब इसके शुरुआत में एम्पलीट्यूड ज़्यादा थे, एयर फ्रिक्शन आसपास की हवा की वजह से, रगड़ की वजह से इसके, और टॉप जहाँ पे इसका पाइवोटेशन किया गया, जहाँ इसको बांधा गया है, यहाँ भी इसके हुक में रगड़ लग रही, तो हुक और हवा की रगड़ की वजह से इसके एम्पलीट्यूड धीमे 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 ऐसे रुक जाएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, राइट। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्सेस का मतलब ऐसे फोर्सेस जो सिस्टम की टोटल एनर्जी को खाएं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एनर्जी का नुकसान करें। तो डिसिपेटिव फोर्सेस की मदद से, यानी जैसे फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, एयर का फ्रिक्शन हो गया, इन सब की वजह से किसी बॉडी के एम्पलीट्यूड लेवल का कम 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 होते चले जाना और अंत में बॉडी का रुक जाना, ये डैम्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। फिर इसके बाद बच्चों बहुत प्यारा सा इसी से रिलेटेड आर्टिकल आता है, दैट इज वेव मोशन। बच्चों वेव का मतलब एनर्जी का एक प्रकार का प्रवाह है। मेरा बोलना साउंड वेव्स है, आपका आग सेकना हीट वेव्स है। तो जब भी कभी आपको कोई भी एनर्जी डायनामिक फॉर्म में दिखाई दे, अच्छा ऊर्जा स्वयं चलती दिखाई नहीं देगी, ऊर्जा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे पानी का हिलना डुलना, आप कहोगे पानी में वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, अब रीजन समझिए, पानी में जो एनर्जी है वो एनर्जी आप नहीं दे सकते, लेकिन उस एनर्जी की वजह से पानी का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो सरल शब्दों में, जब भी कभी एनर्जी किसी मटेरियल के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड वेव मोशन। जैसे यहाँ किसी सोर्स ने स्प्रिंग के सहारे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने का, यहाँ किसी सोर्स से निकलने वाली एनर्जी ने स्प्रिंग के सहारे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का निर्णय किया, तो हमने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया, अब स्प्रिंग ऐसे टिंग 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 टिंग। तो मैंने जो यहाँ से एनर्जी सप्लाई करी वो स्प्रिंग के वाइब्रेशंस के माध्यम से होते हुए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चल कर गई, इट इज काइंड ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन में जैसे स्प्रिंग वाले एग्जांपल में समझना बहुत आसान है, कहीं कहीं पर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। कहीं कहीं पार्टिकल दूर हो जाते हैं, स्प्रिंग ऑसिलेट करेगी तो ऐसा ही होगा, तो जहां पार्टिकल कंप्रेस हैं कंप्रेशन, दूर हैं रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेस हैं कंप्रेशन। एक और खास बात है, कंप्रेशन से कंप्रेशन तक के बीच का, मतलब एक कंप्रेशन से अल्टरनेट ऑर्डर में दूसरे कंप्रेशन तक के बीच का कंसेक्यूटिव जो गैप है, ये गैप, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसे हम एक वेव की लंबाई कहते हैं, राइट। आप ऐसा भी कह सकते हो, रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो गैप है वो आपका एक ऑसिलेशन कहलाएगा, एक वेवलेंथ कहलाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद आती है प्रोग्रेसिव वेव। आपने पीछे जो देखी उसमें जो धक्का था वो लंबाई के अलोंग लग रहा था, ऐसे ऋतिक रोशन के डांस की तरीके ऐसे धक्का लग रहा था। और ये जो प्रोग्रेसिव है इसमें धक्का चौड़ाई के अलोंग लगेगा, नॉट अलोंग लंबाई। मतलब स्प्रिंग में जो हो रहे वाइब्रेशन थे, कंपन थे, वेव मोशन था, वो लंबाई के अलोंग था, लॉन्गिट्यूडनल। और अगर किसी तार को दो एंड के बीच बांध कर, कपड़े जिसमें हम लोग जिस डोरी में कपड़े सुखाते हैं, अगर उसे दो एंड के बीच बांधकर अगर ऐसे खींच कर टिडिंग छोड़ दिया जाए तो उसका जो वाइब्रेशन होगा, मतलब उसका इस प्रकार से वाइब्रेट करना, ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस हैं।
समझिएगा ध्यान से, अभी आगे इसका डिस्कशन भी आएगा। अब यहां हेडिंग पड़ी है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब किसी सोर्स से निकलने वाली जो वेव है, अगर वो वेव प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ती जा रही, प्रोपगेट कर रही है, मतलब यहां से जो एनर्जी निकली वो माध्यम के पार्टिकल के सारे धीमे धीमे ये ऐसे बढ़ती चली जा रही, तो बिना बाउंड्रीज के किसी फिक्स डायरेक्शन पर बढ़ रही एनर्जी को, बढ़ रही वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अच्छा, यही वेव अगर बांध दी जाएगी तो एक निश्चित दायरे में फिक्स हो जाएगी, जिसे हम लोग स्टेशनरी वेव कहेंगे, जिसकी फोटो आपको आगे मिल जाएगी। अब सीखने वाली बात क्या है, पीछे जो आपने फोटो देखी, अभी मैं इसको अगले पॉइंट पे समझाता हूं, इसको भी छोड़ देता हूं, इस पर आता हूं। क्या कि वेव के दरअसल वाइब्रेशन के आधार पर दो टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो है जिसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो लेंथ के अलोंग होते हैं, तो ट्रांसवर्स वो है जिसमें वाइब्रेशन विड्थ, चौड़ाई के अलोंग होते हैं। मतलब एक में लंबाई का खेल है वो है लॉन्गिट्यूडनल, एक में चौड़ाई का खेल है उसे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब टी शेप, ऐसे परपेंडिकुलर शेप। अब लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल जब एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होते हैं इसे रेयरफैक्शन कहते हैं, जहां मैक्सिमम नजदीक होते हैं इसे कंप्रेशन कहते हैं, फिर दूर होते हैं वहां पर रेयरफैक्शन कहते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का गैप, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच के यहां से गैप, ये वेवलेंथ कहलाता है। इसी प्रकार किसी प्रोग्रेसिव वेव का या ट्रांसवर्स वेव का वाइब्रेशंस के साथ ऐसे आगे जाना, इसमें जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला ये पॉइंट है, इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। मतलब मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ उठे पॉइंट को क्रेस्ट, चोटी, हिंदी भाषा में इसे शृंग कहते हैं। और मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, गड्ढा है, इसे हम लोग गर्त कहते हैं, है ना। तो इट इज क्रेस्ट, टॉप, शृंग, और जो गड्ढा है इसे हम लोग गर्त या ट्रफ कहते हैं। अब एक जैसे रेयर फ्रैक्शन, जो लगातार रेयर फ्रैक्शन आएंगे, उनके बीच का जो गैप है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो इसी प्रकार याद रखना, एक जैसे क्रस्ट के बीच का जो गैप है वो वेवलेंथ कहलाएगा, एक जैसे ट्रफ के बीच का जो गैप है वो भी वेवलेंथ कहलाएगा। अब अगर कोई कंपैरेटिव स्टडी करना चाहे तो और मजा आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल का खेल सारा लंबाई में है, लेंथ में है, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के टर्म्स में चलती है। और ट्रांसवर्स का सारा खेल चौड़ाई में है, इसमें वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब वेव यानी एनर्जी ऐसे चलेगी और पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे होगा चौड़ाई में। ये क्रस्ट और ट्रफ के रूप में चलती है। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट अबाउट द फेज एंड फेज डिफरेंस। समझे क्या है, किसी सोर्स से मान लीजिए कोई वाइब्रेशन अभी पैदा हुआ और किसी सोर्स से वाइब्रेशन थोड़ी देर बाद पैदा हुआ, तो दो सोर्सेस से निकलने वाली एनर्जी जब एक साथ चलेगी तो उनमें से ऐसा होगा, कोई फेज यानी एंगल के मामले में लीड करेगा तो कोई एंगल के मामले में लैग करेगा। मेरी बात समझिएगा। एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पीटी। जैसे स्कूलों में पीटी कराई जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, पहले हाथ ऐसे रखते हैं, फिर इसके बाद 1 2। अब नोटिस करिएगा, जिन बच्चों ने 1 कर रखा है उनके हाथ हॉरिजॉन्टल है, और जिन्होंने 2 कर रखा है उनके हाथ 90 डिग्री ऊपर उठ गए। हम कह सकते हैं कि 2 वाले बच्चों का जो हाथ है वो 1 वाले के कंपैरिजन में 90 डिग्री लीड कर गया। तो किन्हीं भी 2 वाइब्रेशंस का, किन्हीं भी 2 कंपन का, किन्हीं भी 2 वेव का आपस में एंगल वाइज डिफर करना। एंगल वाइज का मतलब कोई वाइब्रेशन पहले आया, कोई थोड़ी देर बाद आया, कोई पहले आया, कोई थोड़ी देर बाद आया, और ये परंपरा इनमें जब तक वाइब्रेशन चलते रहेंगे तब तक चलती रहेगी। तो एंगल वाइज आगे पीछे होना ये फेज डिफरेंस कहलाता है। बेहतर मजा आएगा जब हम इसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सा है, जब कई सारी वेव आकर एक जगह पर मिक्स हो जाए। ये देखिए 1 2 3, तो 3-4 वेव किसी एक ही मीडियम पर मिक्स हो जाए तो आपस में जो मिक्सिंग है उसे सुपरपोजिशन कहते हैं। और अगर मिक्सिंग सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेस की है, अगर मिक्सिंग सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेस की है तो इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी ओनली मिक्सिंग ऑफ वेव इज सुपरपोजिशन एंड मिक्सिंग विद सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी इज इंटरफेरेंस। धन्यवाद। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैंने थोड़े से एसएचएम और वेव की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने का अपनी तरफ से प्रयास किया। मैं हमेशा अपेक्षा करता हूं कि अगर मुझ में कोई कमी रह गई हो तो इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए, सो दैट मैं सेशंस को और इंटरेक्टिव बना सकूं आपके फीडबैक की वजह से। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैटर नहीं करता।
कृपया जिन बच्चों ने इससे पहले के 3 सेशन बेसिक मैकेनिक्स और थर्मल वाले लेक्चर नहीं कवर किए वो कवर कर ले। अगला लेक्चर हम लोग बहुत जल्दी लेकर हाजिर होंगे फिर से आपके सामने। तब तक इस लेक्चर को सराहें, प्यार दें, अपने जो भी फीडबैक्स उन्हें कमेंट बॉक्स पर छोड़ें। मिलते हैं अगले सेशन पर। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।